गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेम बाय अरुण गुप्ता। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 यानी उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी तक इस चैप्टर के 6 वीडियो लेक्चर हम बना चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 7 बना रहे हैं, जो किस टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, जो कि इस चैप्टर का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक आप कंप्लीटली देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को मैं एक छोटी सी ट्रिक से आपको बताऊंगा और इस ट्रिक से ऑलमोस्ट बोर्ड क्लासेस के 12th बोर्ड के सीबीएसई के आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सबको क्लियर कर लेंगे, उनको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसके अलावा भी जितने एग्जाम्पल्स होंगे उनको मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ये जो टॉपिक है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत, ये संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री यानी कि उसकी आकृति, शेप, उसके चुंबकीय गुण यानी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कीजिए। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को अगर हमें समझना है तो जैसा मैंने कहा कि ये थ्योरी संकरण पर आधारित है, हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है। तो इस थ्योरी से रिलेटेड मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, छोटी सी ट्रिक है, बस आप उस ट्रिक को मेरे अकॉर्डिंग समझ लीजिए। अगर आप ये समझ गए तो बस आपको एक काम करना है। आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक दिया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको उसका संकरण पता लगाना है। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया जाए, आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है। हाइब्रिडाइजेशन पता लगाते ही पूरी की पूरी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, क्या इसका कंसेप्ट है, कैसे हम ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स की, कैसे हम उसके चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगे, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली सब बातें समझ में आ जाएंगी। और ये जो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक आपके बोर्ड एग्जाम्स में यानी आपके सिलेबस में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब पे लग जाती है और जिन एग्जाम्पल्स पर नहीं लगती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है, क्यों ये ट्रिक नहीं लगती। तो चलिए शुरू करें। तो शुरू करने से पहले जैसा मैंने आपको कहा, याद रखिएगा कि ये थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी आपको ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। और इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को हम 3 पार्ट में बनाएंगे इसका वीडियो, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का, ये पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा संकरण पर आधारित है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें बस इतना करना है कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक हमें वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पर जिसको एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो उसका हमें संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। तो एक पॉइंट जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक जब भी बनता है तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण में जो सेंट्रल मेटल होता है, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे भी कोबाल्ट है इस कॉम्प्लेक्स में, इसमें Fe यानी आयरन है,
और इस कॉम्प्लेक्स में निकल है और NiCl4-2 में भी निकल है। तो जो केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल होगा उसकी जितनी भी कक्षकें संकरण में भाग लेंगी वो सब की सब वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगी यानी रिक्त कक्षकें होंगी। तो बात आपको समझ में आई। केंद्रीय धातु जो है सेंट्रल मेटल, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक उनमें केंद्रीय धातु होती है यहाँ पे, और उसके आगे जो स्पीसीज होती है उसे लिगेंड बोलते हैं, और धातु लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी होती है। यानी मेटल इज बॉन्डेड विद लिगेंड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सेंट्रल मेटल होगा केंद्रीय धातु। संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल की रिक्त कक्षकें ही भाग लेती है, वैकेंट ऑर्बिटल्स ही भाग लेते हैं। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उपसहसंयोजक यौगिकों में जो संकरण होगा, तो उस संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में जो भी सेंट्रल मेटल है, जैसे यहां पे कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें आयरन है, इसमें निकल है, और यहां पे भी Ni यानी निकल है। तो केंद्रीय धातु की रिक्त कक्षकें संकरण में भाग लेती हैं। केंद्रीय धातु की वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल की जो भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगी वो वैकेंट होंगी, रिक्त होंगी। आपने एक संकरण का, हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल या नियम पढ़ा होगा जिसमें कहा जाता है कि संकरण में कक्षकें भाग लेती हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। इसलिए कक्षकें जो संकरण में भाग ले रही हैं वो अर्धपूरित हो सकती हैं, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो पूर्ण पूरित हो सकती हैं, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और या वो रिक्त भी हो सकती है, खाली भी हो सकती है। तो इन कंपाउंड्स के बनते समय हाइब्रिडाइजेशन में यानी संकरण में किसकी कक्षकें भाग लेंगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु की। और जो भी कक्षकें भाग लेंगी वो सभी की सभी क्या होंगी? रिक्त होंगी। यानी उपसहसंयोजक यौगिक बनते समय सेंट्रल मेटल की जो भी कक्षकें ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगी वो रिक्त कक्षकें होंगी। और उसका कारण सीधा सा है, आपको पता है कि इन कंपाउंड्स में जो M का मतलब मेटल, L का मतलब लिगेंड, तो आप जानते हैं यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित रहता है। यानी इन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के लिए उपसहसंयोजक बंध बनते समय क्या होता है? लिगेंड अपना लोन पेयर, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु को प्रदान करती है और इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाती है। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो देने वाली स्पीसीज है, जिसे यहां पर हम क्या कहते हैं? लिगेंड, तो वो अपना पूरा लोन पेयर डोनेट कर रही है मेटल को। तो आपको पता है उपसहसंयोजक बंध तभी बन सकता है जब जो एक्सेप्टर है, ग्राही, ग्राही यहां पे कौन है? मेटल। तो उसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए क्या होनी आवश्यक है? रिक्त कक्षक, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में इस मेटल की जो भी कक्षकें संकरण में भाग लेंगी वो सभी की सभी रिक्त होनी जरूरी है। तो ये पॉइंट आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि इन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल की जो भी कक्षकें संकरण में भाग लेंगी वो रिक्त कक्षकें होंगी। अब देखिए इसके बाद ये हमारी ट्रिक है, पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यदि संकुल यौगिक या जिसे उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं इंग्लिश में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 3 लिगेंड में से कोई भी एक लिगेंड आ जाए, NH3 जिसको बोलते हैं एमीन, CN- जिसको बोलते हैं साइनो, और CO जिसको बोलते हैं कार्बोनिल, NCC जिसको शॉर्टकट में मैं कहता हूं NCC, में से कोई भी एक लिगेंड होगी तो केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल की आंतरिक डी कक्षक, जिसे हम कहते हैं N-1D कक्षक, इंग्लिश में कहें तो इनर N-1D ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण में भाग लेगी। अदरवाइज बाह्य एक्सटर्नल ND ऑर्बिटल संकरण में भाग लेगी। अब ये एक ट्रिक है जो कि
ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल्स पे वर्क करती है। और अगर मैं इस ट्रिक को आपको नहीं बताऊं तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमारे लिए समझना और याद रखना बहुत ही मुश्किल होगा। तो छोटी सी ट्रिक है, वो सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूं। आप बस इतना ध्यान रखेंगे, 3 लिगेंड्स, कौन कौन सी? एक लिगेंड है NH3, यहां पे चलिए मैं लिख देता हूं, एक लिगेंड है, दोबारा इसको NH3, एक है Cn- और एक है Cu। यानी इस लिगेंड को NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन। Cn- को क्या बोलते हैं? साइनो। और Cu को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। तो आप अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, उपसे सूचक यौगिक देखिए, और ये देखिए उनमें NCC में से कोई लिगेंड आ रही है या नहीं आ रही है। NH3, Cn- और कार्बोनिल, इनमें से कोई भी अगर एक लिगेंड आ रही है तो याद क्या रखना है कि केंद्रीय धातु जो है, सेंट्रल मेटल जो है, उसकी जो कक्षक संकरण में भाग लेगी वो कक्षक कौन सी होगी? आंतरिक डी कक्षक, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं N-1D कक्षक। और अगर इन तीनों में से कोई भी लिगेंड नहीं है तो संकरण में जो डी कक्षक भाग लेगी वो बाहर वाली डी कक्षक भाग लेगी, यानी एनडी कक्षक। अब आप सोच रहे होंगे कि N-1D कक्षक, आपने कहा N-1D कक्षक, और आपने कहा ND कक्षक, इसको आप कह रहे हैं आंतरिक N-1D कक्षक, और इसको जो कह रहे हैं बाह्य, एक्सटर्नल, आउटर ND ऑर्बिटल। तो N-1D ऑर्बिटल और ND ऑर्बिटल, इन दोनों में अंतर क्या है? यही आप सोच रहे होंगे कि N-1D जिसे हम कह रहे हैं आंतरिक N-1D कक्षक, और ND कक्षक जिसे हम कह रहे हैं बाह्य डी कक्षक, तो दोनों में अंतर क्या है? और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि केंद्रीय धातु की कौन सी डी कक्षक, सेंट्रल मेटल की कौन सी डी कक्षक संकरण में भाग लेगी। इसकी ट्रिक क्या है? अगर हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में NCC में से कोई एक लिगेंड है, NH3, Cn- या CO, तो कौन सी डी कक्षक भाग लेगी? N-1D। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है, NCC नहीं है, तो फिर कौन सी डी कक्षक भाग लेगी? ND कक्षक। N-1D ऑर्बिटल जो होती है, N-1D जो कक्षक होती है, उसे हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक डी कक्षक। क्या बोलते हैं इसको? N-1D को आंतरिक डी कक्षक, इनर डी ऑर्बिटल। और जो ND ऑर्बिटल होती है, ND कक्षक, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, या ज्यादा बेटर वर्ड होगा आउटर डी ऑर्बिटल। अब इसका कंसेप्ट क्या है? N-1D क्या है और ND क्या है? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूं। तो देखिए, N-1D और ND कक्षक, N-1D व ND कक्षक यानी ऑर्बिटल में अंतर क्या है, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये क्रोमियम है जिसका परमाणु क्रमांक आप जानते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 24। अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद आप जानते हैं यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। 3p के बाद आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में, तो ये 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, क्योंकि क्रोमियम यहाँ एक्सेप्शनल केस है, आपको पता होगा, अपवाद है, जो ऑफबोस प्रिंसिपल को, ऑफबोस सिद्धांत को वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है। तो इसलिए 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 18 और 1 19, एटॉमिक नंबर 24 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 5। तो ये है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे मैं शॉर्टकट में इस प्रकार भी लिख सकता हूं, यहां तक 18 किस अक्रिय गैस का, किस इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है ऑर्गन का। तो आप यूं इनर्ट गैस ऑर्गन की यहाँ पे कोर के रूप में इसको लिख सकते हैं, ऑर्गन, यानी कि इसका मतलब हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद CD5
4s1। अब देखिए ये जो यहाँ पे चौथा कोश है, शेल है, फोर्थ शेल है या ऑर्बिट है, तो उसमें आपको पता है 4s के अंदर 4p भी होती है, 4d भी होती है। तो यहाँ पे 4p को आपको 0 लिख लेना है और 4d को यहाँ पे 0 लिख लेना है, क्योंकि ये खाली पड़ी है, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसके बाद मान लीजिए क्रोमियम +3 आयन बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमियम +3। तो इस पे प्लस का 3 आवेश है, प्लस का 3 चार्ज है। तो आप जानते हैं जब भी कोई कैटायन बनता है, आयन बनता है, तो कैसे बनता है? जब परमाणु यानी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 3। तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होगी, सबसे बाह्यतम कोश जो होगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, कितने निकालने हैं? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है ऑर्गन। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुका है, तो ये हो गया 4s0। ये 4p पहले ही खाली पड़ी थी, 4d पहले ही वैकेंट है, ये 0 है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, तो ये हो गया 3d3। तो ये क्रोमियम +3 का हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। आपको पता होगा कि d जो सबशेल होती है, d उपकोश जो होती है, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होती है, 5 कक्षकें। तो ये 5 ऑर्बिटल्स मैं बना रहा हूं, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने ये फिल किया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब s0 है, s में आपको पता है एक ही ऑर्बिटल होती है, एक ही कक्षक होती है, तो आपने एक ऑर्बिटल बना दिए। p जो उपकोश होती है, सबशेल होती है, उसमें कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, कितनी कक्षकें होती हैं? 3, px py और pz। तो ये 3 आपने p ऑर्बिटल्स बना दी। और उसके बाद ये d की आपने 5 ऑर्बिटल्स यहां बना दी, 1 2 3 4 और ये 5। अब इस क्रोमियम +3 में आप 2d कक्षकें, 2 प्रकार की d कक्षकें देख रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो ये वाली 3d और एक ये वाली 4d। तो इन दोनों में अंतर क्या है? कोई भी जो एटम होता है, मेटल होती है, परमाणु होता है, तो उसमें सबसे आउटर मोस्ट शेल जो है, सबसे बाह्यतम कोश, जैसे यहाँ पे क्रोमियम का सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? चौथा। तो वो उसके स्मॉल n की वैल्यू कहलाती है। तो क्रोमियम के लिए जो स्मॉल n की वैल्यू है वो क्या है? 4, क्योंकि इसका सबसे बाह्यतम कोश, जिसे आप वैलेंसी शेल भी कहते हैं कई बार, संयोजी कोश, तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो n की वैल्यू है। तो यानी कि इस क्रोमियम के लिए या क्रोमियम +3 के लिए n का मान कितना है? इसके लिए n का मान है 4, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाह्यतम कोश इसका चौथा है। अब इस d में और इस d में क्या अंतर है? ये d आप देख रहे हैं अंदर है, क्योंकि 3d है तो अंदर होगी, 3d के बाहर होगी 4d। तो ये अंदर वाली d कक्षक है। तो इसलिए इस d को, 3d को आप क्या बोलेंगे? इस 3d को आप कहेंगे कि ये है आंतरिक d कक्षक। किस प्रकार की d कक्षक है ये? आंतरिक d कक्षक है, इनर d ऑर्बिटल है ये, इनर d ऑर्बिटल। और जबकि ये जो 4d है, क्योंकि ये 3d के बाहर है, तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे बाह्य d कक्षक, आउटर d ऑर्बिटल, आउटर d ऑर्बिटल। तो ये 3d 4d में तो आपको समझ में आ गया भाई, सीधा सा है, जो अंदर है वो आंतरिक d कक्षक हो गई और जो बाहर है 4d वो बाह्य d कक्षक हो गई। लेकिन अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि n-1d, इसको मैंने कहा था, इसको हम कहते हैं आंतरिक d कक्षक, यानी इनर d ऑर्बिटल। और मैंने आपको कहा था जो nd होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाह्य d कक्षक। आंतरिक का मतलब इनर d ऑर्बिटल, और ये आउटर d ऑर्बिटल, बाह्य d कक्षक यानी
आउटर डी ऑर्बिटल। तो 3D को आंतरिक डी कक्षक कहेंगे, 4D बाहर है तो इसे आउटर डी ऑर्बिटल कहेंगे। अब ये कंसेप्ट क्या है n-1d और nd का? तो देखिए क्रोमियम के लिए n का मान देखिए कितना है, कितना है इसके लिए n का मान। सबसे बाह्यतम जो कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल, वो है चौथा, इसमें n का मान क्या है 4। कितना है n का मान इसमें 4। तो आप यहां पे कीजिए n-1d, n-1d, तो n का मान 4 है, तो 4 - 1d यानी कौन सा हो गया 3d। अगर n का मान 5 होता तो आंतरिक डी कक्षक कौन सी होती, 5 - 1 यानी 4d। तो n का मान यहां पे 4 है, तो n-1d का मतलब हो गया 4 - 1d यानी कि 3d। अब nd का मतलब देखते हैं, तो देखिए nd का मतलब क्या होगा, nd का मतलब n का मान रखिए कितना है 4, तो ये हो गया 4d। तो इससे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 3d जो कि अंदर है, 4d जो कि बाहर है, तो दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, इनमें n का मान कितना है 4, तो ये 3d जो है इसे आप कह सकते हैं कि भी ये है n-1d, क्योंकि n का मान 4 है तो 4 - 1 d कौन सी हो गई 3d हो गई, यानी अंदर है। ये n-1 का मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट है उसके अंदर वाली d, और nd का मतलब बाहर वाली d। तो इसको आपने nd क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे n का मान 4 है, तो इस 4d को आप क्या कह सकते हैं nd। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आंतरिक डी कक्षक होती है उसे n-1d कहते हैं, और बाह्य जो डी कक्षक होती है उसे हम nd कहते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाह्यतम कोश है, अगर उसके लिए n का मान कितना है 4, कितना है n का मान 4, तो फिर उस स्थिति में n-1d यानी 4 - 1d, इसके लिए डी कक्षक जो होगी वो 3d होगी, और अगर n का मान 4 है तो nd का मतलब होगा 4d। n-1d अगर n का मान 4 है तो n-1d का मतलब होगा 3d, और nd का मतलब होगा 4d। हमारे सिलेबस में मोस्टली जितने भी एग्जांपल्स हैं उसमें जो भी मेटल्स आती हैं उसमें आउटर मोस्ट सबसे बाह्यतम कोश कौन सा होता है, चौथा होता है, तो उसके लिए n-1d की वैल्यू क्या होती है 3d होती है। अब देखिए एक ये टेबल यहां पे हमने बना रखी है, आपको बस एक ये टेबल याद रखनी है, और अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको पूरी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो ये टेबल क्या है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें सबसे पहला कॉलम लिखा है धातु की उपसह संयोजक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, उसके बाद उसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आकृति या ज्यामिति। तो अगर धातु की उपसह संयोजक संख्या या समन्वयी संख्या कितनी है 6। अब आप कहेंगे ये क्या होती है धातु की उपसह संयोजक संख्या या समन्वयी संख्या, तो ये हमने वीडियो लेक्चर नंबर जो 6 था, ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 7 है, उसमें इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को देखकर इस टॉपिक को आराम से समझ सकते हैं। फिर भी शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं, अगर जो हमारा उपसह संयोजक यौगिक है उसमें जो लिगेंड है, अगर सभी लिगेंड्स एक दंतुक हैं, यानी उसमें डोनर एटम एक है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो लिगेंड की संख्या ही आप मान सकते हैं धातु की उपसह संयोजक संख्या होगी। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड F- है, संख्या कितनी है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा 6। हमारे सिलेबस में मोस्टली जो एग्जांपल्स हैं उसमें लिगेंड जो होती है वो मोनोडेंटेट ही होती है, तो आप एक बार मान सकते हैं कि लिगेंड की संख्या ही धातु की उपसह संयोजक संख्या या समन्वयी संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, NH3 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस कॉम्प्लेक्स में कितनी इस लिगेंड की संख्या है 5, तो यहाँ पे धातु की उपसह संयोजक संख्या 5 होगी, क्योंकि 5 लिगेंड धातु के साथ कितने उपसह संयोजक बंध बनाएंगी 5। लिगेंड धातु के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाती है उसे हम धातु की उपसह संयोजक संख्या या समन्वयी संख्या कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। तो यहाँ पे 6 लिगेंड है, 6 उपसह संयोजक बंध बनाएंगी, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया।
इसमें 5 है तो 5 बनाएगी, इसमें धातु का मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। यहाँ 4 लिगेंड 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही उपसहसंयोजक बंध बनेंगे। जैसे पहली कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर हमने क्या माना है, अगर 6 हो तो अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो धातु लिगेंड के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएंगी, 6। तो जितना उपसहसंयोजक संख्या होगी धातु की उतनी ही कक्षकें उतनी ही ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कितनी कक्षकें संकरण में भाग लेंगी, 6। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, तो हाइब्रिडाइजेशन में 6 ऑर्बिटल्स भाग लेंगी। अब 6 कक्षकें जब संकरण में भाग लेती हैं तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या तो ये हो सकता है sp3d2 या d2sp3, इसका रिवर्स कर दिया, d को पहले लिख दिया, यहाँ d बाद में लिखा है, यहाँ d पहले लिखा है। तो आपको बस याद क्या रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी उससे 6 लिगेंड जुड़ी हुई हैं, तो फिर उस स्थिति में संकरण या तो हो सकता है sp3d2 या क्या हो सकता है d2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कौन सा संकरण होगा, या तो sp3d2 और या d2sp3। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो 5 में बस एक ही संकरण होगा, वो आप ध्यान रखिएगा dsp3, क्योंकि इसका बस एक ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में आएगा FeCO5। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले देखने को मिलेंगे, ज्यादा एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में जो है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जैसे NiCl4 4 लिगेंड दिख रही है, NiCl4-2 यहाँ पे भी 4 लिगेंड दिख रही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो संकरण में कितनी कक्षकें भाग लेंगी, 4 भाग लेंगी। कितनी कक्षकें संकरण में भाग लेंगी, 4। अब 4 कक्षकें जब संकरण में भाग लेती हैं, 4 ऑर्बिटल्स जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, sp3 संकरण, एक s हो गई और 3 p हो गई, टोटल कितनी हो गई, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कितनी कक्षकें संकरण में भाग लेंगी, 4। और 4 कक्षकें जब संकरण में भाग लेती हैं तो एक संकरण होता है sp3 और दूसरा होता है dsp2। अब देखिए शॉर्टकट में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 मेटल का, तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, आपको याद करना है। क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 संकरण हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो sp3d2, देख लीजिए यहाँ 6 कक्षकें भाग ले रही हैं, एक s 3 p 4 हो गई और 2 d, तो 1 + 3 4, 4 + 2 6, और इसमें भी 2 d 1 s और 3 p, 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से, sp3d2 या d2sp3, ये हमें याद करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 2 संकरण हो सकते हैं sp3d2 या d2sp3, बस इतनी छोटी सी बात हमें याद करनी है। अब आप हालांकि ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक ही है तो कोई याद करने की ज्यादा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, dsp3, 5 में dsp3। अब 4 में आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो sp3 और या dsp2। अब यहां पे एक बात और हम देखेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3d2 या d2sp3 संकरण होता है, दोनों ही स्थिति में 6 कक्षकें संकरण में भाग लेती हैं, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी शेप कैसी होगी, सेंटर में सेंट्रल मेटल आ जाएगी, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है तो m की जगह आप कोबाल्ट यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद 4 जो कक्षकें बनेंगी, क्योंकि आपको पता है कि sp3d2 संकरण में कितनी कक्षकें संकरण में भाग ले रही हैं, 6, तो 4 कक्षकें तो 4 ऑर्बिटल तो एक वर्गाकार आकृति में व्यवस्थित हो जाएंगी स्क्वायर शेप में, और 5वीं जो कक्षक होगी वो वर्ग के केंद्र के इस प्रकार सेंटर के परपेंडिकुलर होगी, और जो छठी कक्षक है एक सेंटर के परपेंडिकुलर इस प्रकार होगी और एक उसके परपेंडिकुलर नीचे यूं लगी होगी। तो इसको अगर मैं यूं मानता हूं 5वीं कक्षक को, इसको इस कॉर्नर से मिलाता हूं, इसको इस कॉर्नर से, इसको तीसरे कॉर्नर से और इसको चौथे कॉर्नर से, तो एक हेड्रोन यानी फलक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया। और इसी प्रकार
नीचे जो ऑर्बिटल है, इस प्रकार नीचे जो ऑर्बिटल है तो उसको आप वर्ग के चारों कोनों से मिलाओगे तो नीचे 4 हेड्रॉन यानी फलक बन जाएंगे। तो 4 फलक ऊपर बनेंगे, 1 2 3 4 और 4 ही नीचे बन जाएंगे। तो इसीलिए इस शेप को क्या बोला जाता है? अष्टफलकीय आकृति यानी ऑक्टाहेड्रल शेप। इसको पेपर पे हम यूं ही बना सकते हैं कि 5वीं ऑर्बिटल यूं दिखाई जाए और 6ठी ऑर्बिटल इस प्रकार दिखाई जाए। अब देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो DsP3 संकरण होगा, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसके जो 5 ऑर्बिटल्स बनेंगी उसमें 3 तो ये त्रिभुजाकार आकृति बना लेंगी यानी ट्रायगोनल शेप बना लेंगी, ट्रायगोनल प्लेनर शेप बना लेंगी। और जो चौथी ऑर्बिटल है वो त्रिभुज के जो भी ट्रायगोनल है उसके सेंटर पे यूं परपेंडिकुलर लगी होगी। अब इसको मैं इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं यानी तीनों कॉर्नर्स को मिला दूं तो क्या होगा? ट्रायगोनल के ऊपर एक पिरामिड नुमा संरचना बन जाएगी, पिरामिडल शेप बन जाएगी। इसी प्रकार नीचे यानी जो त्रिभुज या त्रिकोण है, ट्रायगोनल है, उसके सेंटर के नीचे ऑर्बिटल होगी, उसको तीनों कोनों से मिला देंगे तो एक पिरामिड ट्रायगोनल यानी त्रिभुज के ऊपर बन जाएगा और एक पिरामिड त्रिभुज के नीचे बन जाएगा। तो इसीलिए इस शेप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर कॉम्प्लेक्स sp3 संकरण से बनेगा तो उसकी शेप इस प्रकार होगी, सेंटर में मेटल और 4 ऑर्बिटल्स यूं लगी होंगी। टेट्राहेड्रल शेप आप जानते हैं किस प्रकार की होती है, नहीं तो अभी आगे वीडियो लेक्चर में हम इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसे चतुष्फलकीय आकृति कहा जाता है यानी टेट्राहेड्रल शेप। और अगर DsP2 से बनेगा संकरण से तो 4 कक्षें स्क्वायर शेप में व्यवस्थित हो जाएंगी, वर्गाकार समतल वर्गाकार आकृति में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगी। इसीलिए इस आकृति को बोलते हैं वर्गाकार समतलीय यानी स्क्वायर प्लेन। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स NiCl4-2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 4 में अगर संकरण sp3 से बनेगा कॉम्प्लेक्स हमारा तो शेप होगी चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कॉम्प्लेक्स यानी हमारा संकुल किस संकरण से बन रहा है? DsP2 से, तो फिर उसकी शेप कैसी होगी? वर्गाकार समतलीय। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, वो ये कि आपने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इन दोनों में से कोई भी एक हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, इसमें से sp3d2 या d2sp3। इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकते हैं, sp3 या dsp2। तो हमें कैसे पता लगेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख के हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए 6 है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है COF6-3 और CONS3 इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें भी लिगेंड 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें sp3d2 होगा या d2sp3 होगा? इसी प्रकार 2 कॉम्प्लेक्स देखिए NiCl4-2 और NiCl4-2, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी बनती है, sp3 या dsp2। तो हमें कैसे पता लगेगा sp3 होगा या dsp2 होगा? तो ये बात समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात अच्छी तरह से समझा देता हूं। अभी आपने जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रिक बताई थी एनसीसी वाली, तो वो ट्रिक अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण संभव हो सकते हैं। कौन कौन से? sp3d2 या d2sp3। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा या ये हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन में अंतर क्या है ये पता होना चाहिए। और इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्रोमियम+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। तो क्रोमियम+3 ऑर्गन 3d3 4s0 4p0 और 4d0 यानी ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 4s 4p और 4d यहाँ पे खाली पड़ी है
और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे भर देता हूं। आपको पता ही होगा डी में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 कक्षीय, एस में 1, पी में 3। अब जैसा कि आपको पता है जब भी कोई उपसय सूचक यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु जो है सेंट्रल मेटल, उसकी सभी कक्षिकाएं जितनी भी संकरण में भाग लेंगी, जितनी भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगी, वो सब रिक्त होंगी, खाली होंगी। स्टार्टिंग में वीडियो लेक्चर के मैं आपको बता चुका हूं, तो सभी कक्षिकाएं खाली होंगी। अब सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को देखते हैं, ये क्या है sp3d2 संकरण। अब इसमें अगर sp3d2 संकरण होता है तो इस प्रकार होगा, एक एस कक्षक संकरण में भाग लेगी 3p और ये 2d। ये देखिए ध्यान से, एक एस ने भाग लिया, 3p की हो गई और 2d की हो गई। तो आपने इसको कहा ये है एस के बाद p की 3 कक्षिकाएं आई, इसलिए p3 और d की 2 कक्षिकाएं या 2 ऑर्बिटल्स आई, तो आपने इसे कहा ये है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये संकरण या हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार होता कि d की ये 2 कक्षिकाएं 2 ऑर्बिटल्स, 3d की 2 ऑर्बिटल्स संकरण में भाग लेती, यानी कि इस प्रकार ये d की 2 ऑर्बिटल्स भाग लेती, s की 1, p की ये 3 और p की ये 3 ऑर्बिटल्स संकरण में भाग लेती। इस प्रकार से इसको मैं दिखा देता हूं, यहां से लेते हुए इसको यहां तक ले जाता हूं। ये देखिए d की ये 2, 3d की 2, 4s की 1 और p की ये 3। तो आप इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं, d की 2 है इसलिए d2, s की 1 है s और p की ये 3, 1 2 3, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ था sp3d2, उसमें 4s की एक कक्षक ने संकरण में भाग लिया था, ये 4s की थी, ये 4p की थी, ये भी 4p, ये भी 4p थी। तो 4s की 1, s की 1, p की 3 और d कौन सी थी, यहां पर बाहर वाली d थी 4d। यहां पर जो d कक्षकों ने संकरण में भाग लिया वो बाहर वाली d कक्षकें थी, यानी 4d की कक्षकें थी। जबकि यहां पर देखिए d की जिन कक्षकों ने संकरण में भाग लिया वो d कौन सी है, 3d है, और s और p यहां कॉमन है, 4s की 1 और 4p की 3। तो यहां d को पहले जहां हम लिख रहे हैं संकरण में, क्योंकि जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में मिक्स हो रही है उसी के अकॉर्डिंग संकरण लिखा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो d की पहले 2 आई इसलिए d2, फिर s की 1 s और p की 3 तो d2sp3, और यहां पर s की 1, p की 3 और d की 2। तो हाइब्रिडाइजेशन में d अगर पहले लिखा है तो ये इस बात का प्रमाण है, संकेत है, इंडिकेशन है कि यहां पर संकरण में जो सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु है, उसकी आंतरिक d कक्षक ने संकरण में भाग लिया, अंदर वाली d। अब यहां पर क्योंकि आपको भी मैंने पहले भी बताया था, आउटर मोस्ट शेल सबसे बाह्यतम कोश को n माना जाता है, तो क्रोमियम के लिए n का मान है 4। तो n का मान अगर 4 है तो आंतरिक कक्षक, जिसे इनर d ऑर्बिटल हम कहते हैं, n-1d इसके कहते हैं, तो सबसे बाहर वाला चौथा है, तो n-1d का मतलब हो गया 4-1d यानी 3d। और n का मान अगर 4 है तो बाहर वाली जो d होती है उसे हम nd ऑर्बिटल्स कहते हैं, और उसका मतलब यहाँ पे n का मान आप 4 रखिए तो ये हो गया 4d। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि अगर d2sp3 संकरण है तो संकरण में अंदर वाली d ने भाग लिया। अगर d2sp3 या d पहले लिखा है, अगर हाइब्रिडाइजेशन में d पहले लिखा जाए तो उसका मतलब है कि संकरण में अंदर वाली d ने भाग लिया है, और अगर d बाद में लिखा जाए तो संकरण में बाहर वाली d, जिसे हम nd कक्षक कहते हैं, और अंदर वाली d, जिसे हम n-1d कक्षक कहते हैं। तो अगर d पहले लिखा है हाइब्रिडाइजेशन में तो n-1d ने संकरण में भाग लिया है, और अगर d बाद में लिखा है तो संकरण में, हाइब्रिडाइजेशन में nd ने भाग लिया। हमारे सिलेबस में जितने भी एग्जाम्पल हैं उपसय सूचक यौगिकों के, कॉम्प्लेक्सेस के, उसमें आउटर मोस्ट शेल जो है, बाह्यतम कोश, क्योंकि 4 है, चौथा है, इसलिए यहां पर n का मान कितना होता है, 4 होता है। तो n का मान 4 होता है तो हमारे लिए n-1d का मतलब होता है 4 - 1 3d,
और n का मान 4 है तो nd का मतलब होता है 4d। यानी अगर n का मान 4 है तो आंतरिक d कक्षक से हमारा मतलब होगा n-1d का मतलब होगा, अगर n का मान कितना है 4 तो 4 - 1 यानी 3d ऑर्बिटल। आंतरिक d कक्षक इनर d ऑर्बिटल 3d होगी अगर n का मान 4 होगा, और अगर n का मान 4 है तो nd का मतलब होगा 4d ऑर्बिटल्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और d2sp3 में क्या अंतर है। d2sp3 में अंदर वाली d ऑर्बिटल भाग लेती है n-1d, या अगर n का मान 4 है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ज्यादातर एग्जांपल्स n बराबर 4 वाली है, तो n-1d का मतलब होगा 3d। और अगर sp3d2 लिखा है तो d बाद में लिखा है, तो बाद वाली d, बाहर वाली d संकरण में भाग लेगी nd, या n का मान 4 है तो 4d। तो अगर d पहले लिखा है तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी d कक्षक भाग लेगी n-1d, या हमारे सिलेबस में ज्यादातर एग्जांपल्स जो हैं तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं 3d। और अगर d बाद में लिखा है तो कौन सी d कक्षक संकरण में भाग लेगी 4d। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा, sp3d2 और d2sp3, इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें d बाद में लिखा है तो इस हाइब्रिडाइजेशन में बाहर वाली d कक्षक ने संकरण में भाग लिया है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, हो सकता है यहां पे आपको दिखे नहीं। sp3d2 संकरण है तो संकरण में कौन सी d ने भाग लिया है, आउटर nd ऑर्बिटल, बाहर वाली d कक्षक, या हमारे सिलेबस में जितने एग्जाम्पल है उनमें n का मान 4 होगा तो आप कह सकते हैं 4d कक्षक। और अगर d2sp3 है तो कौन सी d ने संकरण में भाग लिया है, n-1d, क्योंकि n का मान अगर 4 हो तो n-1d का मतलब हो जाएगा 3d। तो d पहले लिखा है तो 3d ने भाग लिया होगा संकरण में, और अगर d बाद में लिखा है तो 4d ने भाग लिया होगा संकरण में। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें पता कैसे चलेगा कि sp3d2 संकरण है या d2sp3 है। तो देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं कि अगर हमारे उपसह सूचक यौगिक में NH3Cn- या CO, जिसे मैंने क्या कहा था NCC, अगर NCC में से कोई भी एक लिगेंड हो, NH3 आ रही हो, साइनो आ रही हो या कार्बोनिल आ रही हो, इन तीनों में से अगर कोई भी लिगेंड आ रही है तो हमेशा संकरण में केंद्रीय धातु की जो कक्षक भाग लेगी वो n-1d होगी, यानी अंदर वाली d होगी, या आप समझ सकते हैं एक बार 3d होगी। अगर NCC है तो कौन सी d ऑर्बिटल संकरण में भाग लेगी, एग्जैक्टली कहें तो अंदर वाली d n-1d सॉरी। और क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने भी एग्जाम्पल है उसमें n का मान कितना है 4, तो आप समझ सकते हैं 3d भाग लेगी। अगर NCC है तो कौन सी भाग लेगी 3d, और अगर NCC नहीं है तो कौन सी भाग लेगी nd या 4d। NCC है तो अंदर वाली d n-1d या 3d, और अगर NCC नहीं है तो कौन सी d ऑर्बिटल संकरण में भाग लेगी nd या 4d। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। आप समझ गए होंगे कि यदि संकुल यानी हमारे कॉम्प्लेक्स में NH3Cn-CO, जिसको मैंने शॉर्टकट में कहा NCC, में से कोई भी अगर लिगेंड होगी, इन तीनों में से कोई भी एक लिगेंड होगी, तो संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल की आंतरिक डी कक्षक, आंतरिक n-1d कक्षक भाग लेगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में ज्यादातर जो एग्जांपल्स हैं उसमें n की वैल्यू कितनी है 4। तो n अगर 4 है तो n-1d का मतलब हो जाएगा n-1d। n का मान रखा हमने 4, 4 - 1 यानी 3d। तो अगर NCC है तो 3d कक्षक भाग लेगी, अंदर वाली d भाग लेगी, और अगर नहीं है इन तीनों में से कोई लिगेंड तो फिर nd बाहर वाली d भाग लेगी, क्योंकि n का मान 4 है ज्यादा हमारे ज्यादातर एग्जांपल्स में, तो यहां पर मतलब होगा 4d। अब शॉर्टकट में मैं कहूं NCC है तो n-1d का मतलब 3d अंदर वाली d भाग लेगी, और NCC नहीं है तो बाहर वाली d
एनडी मतलब 4d भाग लेगी। एनसीसी है तो अंदर वाली डी यानी 3d भाग लेगी संकरण में, पर एनसीसी नहीं है तो बाहर वाली डी यानी एनडी यानी 4d कक्षक संकरण में भाग लेगी। इतना आपको याद रखना है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं और हम देखते हैं कि इस ट्रिक से हम उनके संकरण पता कर पाते हैं अथवा नहीं। देखिए सबसे पहला कॉम्प्लेक्स CONH3 6+3। अब यहां देखिए कितनी लिगेंड है, 6, तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। अब 6 है तो अब हमें बताना है कि इसमें संकरण कौन सा होगा। और अगर आप ये बात समझ गए कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स को देखकर उसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना सीख गए तो पूरी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बस इतना काम हमें समझ में आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स देखा और पता लगाया उसका संकरण क्या है। तो यहां देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम जानते हैं 2 संकरण हो सकते हैं। कौन कौन से, sp3d2 या d2sp3। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो इसे पता लगाने के लिए लिगेंड देखिए, लिगेंड NH3 आ गई, तो NH3 अगर है NCC में से एक लिगेंड है तो मैंने आपको बताया संकरण में कौन सी डी भाग लेगी, अंदर वाली डी, N-1d यानी 3d, तो अंदर वाली डी भाग लेगी। तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो संकरण होगा जिसकी शुरुआत में डी आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में डी आने का मतलब है अंदर वाली डी ने भाग लिया है। बाद में डी आ रहा है तो कौन सी डी ने भाग लिया है, बाहर वाली डी ने, यानी डी पहले आ रहा है तो अंदर वाली डी, आंतरिक डी ने भाग लिया N-1d या 3d आप कह सकते हैं। डी बाद में आ रहा है तो किसने भाग लिया है, 4d ने। तो आपने देखा एनसीसी आ रही है, एनसीसी आ रही है तो मतलब किस डी ने भाग लिया है, N-1d, 3d ने भाग लिया है। तो इन दोनों में से कौन सा संकरण होगा जिसमें डी पहले आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किस डी ने भाग लिया है, N-1d या जिसको हम 3d लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से फिर वो संकरण होगा जिसकी शुरुआत डी से हो रही है, D2sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है COF6-3, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 6 है। अब देखिए क्या NCC है, NH3 है, नहीं, CN- है, नहीं, CO कार्बोनिल है, नहीं, यहाँ पर तो F- लिगेंड है, तो तीनों में से कोई नहीं है, तो ये कंडीशन लगेगी। तो फिर कौन सी डी भाग लेगी, बाहर वाली डी, ND या जिसे आप 4D कह सकते हैं। तो बाहर वाली डी भाग लेगी तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें डी बाद में आ रहा है। तो इन दोनों में से यहाँ पे फिर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, Sp3d2, क्योंकि यहाँ पे ND ने भाग लिया है, ND का मतलब 4D, क्योंकि इसमें कोबाल्ट में भी N का मान 4 होता है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है ये कॉम्प्लेक्स FeCN6-3, 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब साइनो लिगेंड आ रही है तो कौन सी डी भाग लेगी, N-1d यानी 3d, अंदर वाली डी, और अंदर वाली डी का मतलब वो संकरण जिसकी शुरुआत डी से होती है। तो दो चॉइस है हमारे पास, sp3d2 या d2sp3, क्योंकि 3d भाग ले रही है अंदर वाली डी, इसलिए इसका भी संकरण हो जाएगा d2sp3। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये एग्जांपल FeH2O6+3। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पर NCC नहीं आ रही है, H2O लिगेंड है, तो यहाँ कौन सी डी भाग लेगी, बाहर वाली डी, ND का मतलब 4D, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने एग्जाम्पल है उनमें N का मान 4 होगा। तो कौन सा संकरण होगा, Sp3d2 संकरण हो जाएगा। अब इसके बाद पांचवा एग्जाम्पल FeCO5, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इसमें तो कोई हमारे, और इसमें भी आप देख सकते हैं कार्बोनिल लिगेंड आ रही है, तो कौन सी डी भाग लेगी, 3D भाग लेगी, और 3D भाग लेगी, अंदर वाली डी भाग लेगी, तो संकरण की शुरुआत में डी आएगा। हाइब्रिडाइजेशन की स्टार्टिंग किससे होगी, डी से, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DSP3। और यहाँ पे भी N-1d कक्षक संकरण में भाग लेगी यानी 3D ऑर्बिटल, क्योंकि इसके लिए भी N का मान 4 होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये कॉम्प्लेक्स NiCN4-2,
4 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 या dsp2। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? तो लिगेंड कौन सी आ रही है? Cn-, NCC आ रही है, Cn- की लिगेंड आ रही है। तो संकरण में D जो कक्षक भाग लेगी वो कौन सी होगी? N-1D यानी 3D। तो वो संकरण होगा जिसकी शुरुआत में डी आता है, क्योंकि जब अंदर वाली डी भाग लेती है तो शुरुआत में डी आएगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में डी इसके आ रहा है, तो इसलिए आपको पता लग जाएगा भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है अगर, तो एनसीसी लिगेंड अगर आ गई तो N-1D अंदर वाली डी भाग लेगी 3D, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एनसीसी आ गई है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। अब इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं हम, वो है NiCl4-2। अब इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो क्या एनसीसी है? यहाँ Cl- है, ना NH3 है, ना Cn- है और ना CO है। तो क्या ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? ये तो होगा नहीं, क्योंकि एनसीसी नहीं आ रही है। एनसीसी नहीं आ रही है तो इसका मतलब DsP2 तो नहीं होगा। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा एनसीसी नहीं आ रही है तो ये डी भाग नहीं लेगी, तो बस इतना सोचना है कि एनसीसी नहीं है इसलिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये संकरण DsP2 कब होगा? जब एनसीसी होगी। तो एनसीसी नहीं है तो चॉइस कौन सी बची आपके पास? sp3। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे 4D तो होगी नहीं, 3D नहीं ले रही है, तो फिर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर एनसीसी है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए, तो हो जाएगा DsP2, और एनसीसी नहीं है तो क्या हो जाएगा? sp3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पता लगाते हैं इस ट्रिक के बेस पर, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का जो हमारा पार्ट सेकंड होगा, उसमें मैं आपको ये सभी कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स लेते हुए इनकी ज्योमेट्री यानी इनकी आकृति, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी इन कॉम्प्लेक्सेस के चुंबकीय गुणों को किस प्रकार देखा जाता है और समझा जाता है, वो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का जो पार्ट 2 का हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। बस इस वीडियो लेक्चर में हमने ये बात समझाने की कोशिश की है कि आपके सामने एक उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक है, आप उसे देखिए और देख के उसका संकरण पता लगाइए। और बस इसमें भी मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो एनसीसी अगर है तो कौन सी डी कक्षक संकरण में भाग लेती है? N-1D या आप 3D कह सकते हैं। और एनसीसी नहीं है तो कौन सी भाग लेगी? बाहर वाली डी, ND, जिसे हम 4D कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद हम जब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का वीडियो लेक्चर नंबर जो कि होगा 8 और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का पार्ट होगा सेकेंड, उसको बनाएंगे तो उसमें हम इन सभी एग्जांपल्स को वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बस ये थ्योरी आपको आराम से समझ में आ जाएगी अगर आपको ये हाइब्रिडाइजेशन इनके पता करने आ जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।